हेलो 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 हेलो, वेलकम वेलकम। अरे भाई, वेलकम वेलकम एवरीवन इन दिस चैनल। चैनल में तो आते हुए हो और वेलकम टू माय वीडियो। मैंने मतलब एक महीना हो गया, हाँ एक महीना हो गया। वेलकम अगेन टू माय वीडियो। सोर्स ऑफ एनर्जी का लास्ट चैप्टर है और दूसरा पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट है। इसमें आपको इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एंड ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर है नॉट मच इंपॉर्टेंट, यानी सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है। एंड बाकी के जो 4 चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है और उसका हम रिवीजन जल्द से आपको करवा देंगे एक झटके में, यानी एक लेक्चर में 2 चैप्टर का रिवीजन। रिवीजन मतलब कि पूरा एकदम डिटेल में नहीं, शॉर्ट नोट्स जैसे हम बनाते हैं तो करेंगे आराम से। तो ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। उसके बाद एक अनाउंसमेंट वीडियो आएगी 1 जनवरी को, जरूर से देखिएगा न्यू ईयर के दिन। तो कैसे हो आप सभी लोग? देखकर अच्छा लग रहा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोर्स ऑफ एनर्जी लास्ट पार्ट है। हाइड्रो पावर क्या डिस्कस करेंगे हम? हाइड्रो पावर, प्रोडक्शन ऑफ हाइडल इलेक्ट्रिसिटी इसमें आता है। हाइड्रो पावर में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन यूजिंग कन्वेंशनल होता है, जो फ्यूल्स होते हैं जो रीजनरेट नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे इसी में। बायोमास, बायोगैस प्लांट एडवांटेज इसका है, बायोगैस प्लांट का। विंड एनर्जी एडवांटेज डिस्कस करेंगे, विंड एनर्जी की। सोलर एनर्जी डिस्कस करेंगे, एनर्जी फ्रॉम द सी डिस्कस करेंगे, और जो थर्मल एनर्जी लास्ट पार्ट है डिस्कस करके चैप्टर को खत्म करके और उसके बाद आपको बाय बोलेंगे, फिर 1 जनवरी को आपको मिलेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यहाँ पर है हाइड्रो पावर में, हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर है एनर्जी जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है फ्रॉम द यूज ऑफ वाटर, उसे हम हाइड्रो पावर कहते हैं। एंड हाइड्रो पावर इज यूज बाय द स्टोरिंग ऑफ वाटर इन द डैम्स में ही स्टोर करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी so production of electricity by the use of water, हाइड्रो यानी वाटर पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं by the use of large amount of water, क्योंकि थोड़े में थोड़ी बनेगा, large amount of water, उसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर बेसिकली जब बड़े बड़े डैम्स में पानी को स्टोर किया जाता है तो वहां पर स्टोर होता है पानी, उसके बाद में यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रो पावर में, हाइड्रो पावर में मतलब कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जब जो बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, हाइड्रो पावर इंजन्स होते हैं, उसमें पानी को डैम्स के थ्रू लाया जाता है। उसके बाद वहां से प्रोसेस बेगिन होता है, यानी प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जब डैम्स में नीचे पानी जाता है तो वहां पर जो टरबाइन होता है रोटेट करता है वाटर को, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा प्रोसेस होता है। इफ यू वांट टू सी दिस, तब आप एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हाँ तो वहां पर जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उसे जरूर देखिएगा। लेट मी टेल किसकी है। देखो, मिस्टर इंडियन हैकर को सभी जानते होंगे, तो उनकी वीडियो है। उन्होंने जल्द ही एक मतलब डैम नहीं, एक बहुत ही ज्यादा वाटर को कलेक्ट किया था और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया था अपनी वीडियो में। और उनका प्रोसेस जो है वो सभी आप 2 पार्ट में है, लेकिन मैं जहां पर उन्होंने मेन बिजली बनाई उसको वीडियो का लिंक आपको दूंगा, तो वहां उसे देखेगा, आपको पता चलेगा कि अप्रॉक्स कैसे बनती है बिजली। ओके, तो वहां से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर मिल जाएगी कि इस तरह से बनता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by the moving of turbines, moving of turbines के मूव करने पर, by the moving of turbines in large amount of water, in large amount
of water which is collected in dam, which is collected in dams। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है बाय द मूविंग ऑफ द टर्बाइंस इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो डैम्स में कनेक्ट होता है, डैम कलेक्ट होता है, डैम में कलेक्ट भी किया जाता है इस वजह से टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे विद द हेल्प ऑफ डैम वी कैन नहीं इंजीनियर्स प्रोडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ वाटर जो डैम में कलेक्ट होता है। क्लियर? तो अब डिस्कस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन वही है कि यही चीज यूज होता है प्रोडक्शन में। सो प्रोडक्शन होता है बाय द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पहला, बाय यूजिंग large amount of water, हो गया। देखो, बाय द यूजिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर which collected in dams, जो डैम्स में कलेक्ट किया जाता है। क्लियर? और उसके बाद यह है कि ये टरबाइन में फिर उसके बाद बाय मूविंग ऑफ टर्बाइंस व्हेन वी फ्लो ऑफ वाटर। जो वीडियो का लिंक दिया है उसको देखिएगा तो वहां पर है कि जब हम पानी जब वहां पर अचानक आता है, जब फ्लो होने लगता है तेज से, यानी बहुत तेजी से जब घूमने लगता है टरबाइन, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मोटर घूमता है, उसके बाद पूरे में जल जाता है। यानी उस वीडियो का लिंक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बाय मूविंग ऑफ टरबाइन, बाय मूविंग ऑफ टरबाइंस विद द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो से जो टरबाइन मूव होता है तेज, तो वहां पर प्रोडक्शन होता है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का। देखो, हाइड्रो पावर मेनली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रोडक्शन, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, ये 3 पॉइंट हो गए। तो मे भी आपको समझ में आएगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन यूजिंग कन्वेंशनल, जिसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी हो सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए पहले आप इसे नोट करिए, या फिर आपको नोट्स दे दी जाएगी PDF के फॉर्म में, यू कैन राइट। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो, बायोमास जो रूरल एरियाज होता है वहां पर पेड़ों की कटाई की जाती है। पेड़ के कटाई के कारण नहीं, पेड़ की कटाई से, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं पढ़े के कारण से, तो पेड़ की कटाई से वहां पर जो है हम लकड़ियों का यूज करते हैं, काउ डंग्स का यूज करते हैं बायोमास के फॉर्म में। तो काउ डंग्स का यूज करते हैं और बाकी चीजों का यूज करते हैं। तो वहां पर जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो एक चारकोल होता है, मतलब वहां से प्रोड्यूस होता है। तो जब वहां पर उसे हम जब जलाते हैं तो वो मच हीट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू लिक्विड नहीं, एज कंपेयर टू वुड। तो वहां पर जब हम बायोमास में एक काउडंग होता है, काउडंग्स, और उसके बाद होता है लकड़ी, यानी जब हम उसे जलाते हैं तो एक चारकोल प्रोड्यूस होता है। तो उसे हम जब जलाएंगे तो इट प्रोड्यूस मच हीट देन वुड। तो अब आते हैं काउडंग्स पर, बायोमास में ही, कि वहां पर जो काउडंग्स होता है, सेवेज होता है, यानी गंदे पानी, नाले और जैसे ये, उसका हम इकट्ठा करके एक बायोगैस प्लांट बनता है। एज यू ऑल नो, नहीं जानते हो तो जान जाओ। तो बायोगैस प्लांट बनता है, उसमें से हम जो इन सभी को यूटिलाइज करके एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, अपने किसान अपने खेतों में यूज करते हैं, और बाकी चीज़ों में उसे हम जो काउ डंग्स होता है उसका यूज करते हैं मेकिंग, जो रूरल एरियाज में खाना वाना बनता है, यानी घर में
तो वहां पर काउडंग्स का इस तरह से यूज होता है, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम फर्टिलाइजर की तरह हम उसे यूज करते हैं। क्लियर? देखो अब लिख ही लेते हैं बायोमास क्या है। बायोमास क्या है कि रूरल एरियाज मच यूज wood for हाउस वर्क जैसे कि हम खाना वाना बनाने में आता है काम। हाँ, तो हाउस वर्क में हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, O2, H2O, और जो मटेरियल्स होते हैं बाकी साथ में, एंड डिफरेंट मटेरियल्स एंड विद डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में, तब वहां पर लेफ्ट प्रोडक्ट बचता है हमारे पास चारकोल नाम से। अब ये एग्जैक्ट क्या है मुझे नहीं पता, बट यू कैन सर्च। चारकोल के नाम से बनता है। जो ये चारकोल होता है प्रोड्यूस मच हीट एज कंपेयर टू वुड। वुड के कंपैरिजन से ज्यादा प्रोड्यूस करता है हीट। क्लियर? अभी बायोमास हुआ, अब क्या है? अब हमारे पास काउडंग्स। जो काउडंग्स होता है, काउडंग्स सेवेज दो सेवेज होता है। एक सेवेज होता है स्वैग वाला और एक गंदगी वाला। स्पेलिंग क्या है? तो सीवेज होगा यहाँ पर, गंदगी सीवेज। So cow dung, sewage, etc. are used as fertilizer and called as biogas called as a part of biogas, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सी चीजें होती हैं। और काउ डंग का यूज करते हैं खाना वाना बनाने में। आप रूरल एरियाज कभी गए हो, देखे हो तो। क्लियर? तो चलो चलते हैं अपने कहाँ पर, बायोगैस प्लांट पर। उसके पहले बिफोर दैट प्लीज पॉजिटिव वीडियो नोट इट डाउन, या फिर आप गिवन नोट्स से लिख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, या फिर कमेंट जो पिंड होगा। क्लियर? तो नोट इट डाउन, चलते हैं अगले टॉपिक पर। सो बायोगैस प्लांट ये बनता कैसे है? बायोगैस प्लांट जो है वो वेस्ट मटेरियल से बनता है, एज यू ऑल नो। वेस्ट मटेरियल जैसे कि हमारा है काउडंग्स हो गया, सीवेज हो गया, वेस्ट जो नाली वाली के गंदगी होते हैं उसको हम कलेक्ट करके एक कंटेनर में जो नीचे ग्राउंड के अंदर होता है वहां पर रखा जाता है, और वहां पर सभी को एकदम पैक कर दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन वहां पर ना जाए। और उसके बाद, लेकिन आप कहेंगे ऑक्सीजन नहीं होगा, डिकम्पोज कैसे होगा, है ना? तो वहां पर जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनारोबिक क्या है, ये बायो में है, बायो में आप यहाँ पर तो चलता नहीं। तो एनारोबिक वो होता है जहां पर ऑक्सीजन के बिना जो वर्क कर सकते हैं। तो नीचे जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता, तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म उसे एकदम से डिकम्पोज कर देते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरा एकदम खत्म हो जाता है। तो वहां से एक फर्टिलाइजर के रूप में निकल के आता है विच हेल्प एज फर्टिलाइजर इन फर्टिलाइजिंग आवर फील्ड। क्लियर? तो देखो क्या है बायोगैस प्लांट, बस इतना ही है। बायोगैस प्लांट डबल एस नहीं होगा। बायोगैस प्लांट क्या होता है? इट इज अ डोम शेप्ड कंटेनर अंडर द अर्थ
container deep buried in the earth, in earth, अर्थ के नीचे होता है। और उसके बाद अंडर कंटेनर different types of क्या वेस्ट मटेरियल्स, different types of waste material under container, different types of waste materials throw in it अब it get packed completely to avoid entering of oxygen, to avoid entering of ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी एंट्रेंस इसमें नहीं जाता है, जिससे ऑक्सीजन का एक भी एंट्रेंस नहीं जाता। तो वहां पर जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इट डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल को ये डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारा फर्टिलाइजर बनता है। और या फिर वहां पर वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होने पर, कोई भी चीज जब डिकम्पोज होगा तो इट हेल्प्स फॉर फर्टिलाइजिंग आवर फील्ड। क्लियर? तो वहां पर फर्टिलाइजिंग आवर फील्ड का यूज होता है, वहां पर फर्टिलाइज करने के लिए यूज होता है बायोगैस, या फिर जो इसमें वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ होता है। क्लियर? तो चलो अब डिस्कस करते हैं हम अपना एडवांटेज क्या है बायोगैस का। नीचे तो आएगा नहीं, या फिर समझ लो ऐसे ही, एडवांटेज क्या है बायोगैस का। तो जब इंपॉर्टेंस की बात आए तो सबसे फर्स्ट होता है हमारा पॉल्यूटेड फ्री, पॉल्यूशन नहीं होता है इससे, एंड चीप होता है, सस्ता होता है, सस्ता होता है। उसके बाद मच इजियर टू प्रोड्यूस सून। क्लियर? जल्दी से प्रोड्यूस करने में बहुत ही आसान होता है बायोगैस। तो यही है एडवांटेज इसका, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब आप विंड एनर्जी पर चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट्स से लिख सकते हो। तो चलो और डिस्कस करते हैं विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी है एज अ हाइड्रो पावर, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, यानी मच उसी की तरह है। वहां पर वाटर है, यहाँ पर विंड है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े विंड मिल होते हैं वो रोटेट होता है टरबाइन के फॉर्म में, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिससे हम नहीं इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो अब आप कहोगे तो इतना सारा पानी क्यों वेस्ट करते हैं, विंड एनर्जी ही काम कर ले। तो विंड एनर्जी ज्यादातर विंड में तभी आती है इतनी ज्यादा, जब लैंड मास एकदम से हीट हो जाए, हॉटर डे बाई डे तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही गर्म हो जाए, तो वहां से विंड एनर्जी, जो विंड होता है वो डायरेक्टली फ्लो होने लगता है, जिससे जो बड़े बड़े जो विंड मिल होते हैं, जो बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं पोल के टाइप में, तो वो रोटेट करना चालू करते हैं। वहां पर टरबाइन होता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। विंड एनर्जी movement of air occurs when land mass is much hotter, जब बहुत ही गर्म होता है तब।
तो वहां पर यानी तेज से फ्लो होने लगता है। आफ्टर दैट विंड मिल, विंड माइल जिसे हम कहते हैं, विंड मिल रोटेट्स, विंड मिल रोटेट by moving of air. Windmill produce electricity by moving and passing of air. पासिंग ऑफ विंड कहेंगे, पासिंग ऑफ विंड। क्लियर? सो हो गया, क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो एडवांटेज देख लेते हैं विंड एनर्जी की। चलो फिर देख लो। अमाउंट ऑफ एयर अकर्स व्हेन लैंड मास जो होता है वो मच हॉटर होता है, तो वहां पर बहुत ही तेज से हवा जब बहना चालू होता है, जहां पर विंड होता है, विंड फैन और जो तो मील होता है बड़ा बड़ा, तो वहां पर जब आप कोई वीडियो में देखोगे तो बहुत तेज से हवा चलती है, तो वो अपने आप रोटेट होता है। जैसे वाटर में, वाटर जब फ्लो होता है तो टरबाइन अपने आप रोटेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसी तरह से ये होता है रोटेट बहुत ही तेजी से, और वहां पर विंड एनर्जी बनती है। तो विंड माइल रोटेट होता है बाय मूविंग ऑफ एयर, विंड मूविंग ऑफ, हाँ, और विंड माइल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग एंड पासिंग ऑफ विंड। क्लियर? तो अब क्या, अब एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें वही होगा, इट इज नॉट, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, पहला। दूसरा ये है कि इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी विंड तो कभी भी बन सकती है, वाटर कभी नहीं बन सकता। हाँ, नहीं बन सकता, क्योंकि वाटर की कमी हो रही है, कहाँ से लाओगे पानी? समुद्र को खारा है, खारा को साफ करके दिखा दो, आ जाएगा। तो हो सकता है साफ भी हो जाए आगे इन जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन जो विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। वाटर भी रिन्यूएबल हो सकती है, अभी भी है, यूज होता है, तो है, रिन्यूएबल है। तो जो विंड एनर्जी है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्स, और ये बहुत ही चीप टाइप का, चीप मतलब नॉनसेंस वाला नहीं, बहुत ही सस्ता टाइप का रिसोर्स है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि विंड तो अपने आप फ्लो होगी विदाउट कलेक्टिंग इट इन डैम। डैम में जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बजाय ये अपने आप फ्लो होती है। फ्लो होने के बाद में टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन में जो खर्चा आता होगा, लेकिन सस्ता आता है एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में जब पानी आता है, डैम में कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक टरबाइन घूमता है, तब यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है, सिर्फ हम एयर का फ्लो होता है जिससे विंड घूमने लगता है, विंड माइल घूमने लगता है, उसके बाद ही हमारा सारी चीज़ें हो जाती है। क्लियर? तो चलो अब डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी को। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट्स से लिख सकते हो। क्या है सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी सूर्य से मिलता है, सूर्य से, हाँ, सूर्य से मिलता है। जो जैसे सोलर सिस्टम, सोलर पावर नहीं, जैसे हम सूर्य ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोलर प्लांट जो कहते हो। तो वहां पर जब सुबह दिन भर तो वो चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ जो बैटरी लगी हुई होती है सूर्य से, यानी सूरज की रोशनी से चार्ज होता है। उसके बाद रात में वो जल जाता है, हाँ, रात भर वो जलता है, फिर सुबह से जब धूप निकलती है तो वहां से चालू हो जाता है चार्ज होना। तो सोलर एनर्जी जो होता है वो कन्वेंशनल है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी फ्यूल टाइप का नहीं है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स। नहीं, हम कहाँ से रिन्यूएबल कर सकते हैं? हाँ, रिन्यूएबल भी है, सूरज दे रहे हैं, तो सूरज भी दे रहे हैं, और उसके बाद जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो तो तेजी से आ रही है, तो ज़्यादा चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट है कि इट इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद इट इज़ मच वेलफेयर एंड इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। हाँ है, क्योंकि जो सोलर, क्या है, सोलर एनर्जी है ना, हाँ, तो सोलर एनर्जी जैसे कि जो सनलाइट आती है वो इम्पोर्टेंट है फॉर ह्यूमन लाइफ एंड फॉर एवरीथिंग विच इज इन ह्यूमन लाइफ। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सोलर जो सूर्य ऊर्जा जिसे हम कहते हैं वो चार्ज होता है। उसके बाद अब हम लोगों के लिए जैसे जो फसल होता है खेत वेत में, उसे नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो नहीं चलेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से जो सोलर एनर्जी होती है मच इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ह्यूमन लाइफ। लिखो ना चाहो तो लिख सकते हो, बट
आप समझो इसे, लिख लो। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है? जो सोलर एनर्जी है, इट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। इट इज मच important, it is much important for human life, it is much important for human life, lives कह सकते, human lives। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास, दूसरा है कि it is much important for human lives, दूसरा है कि it is नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो कन्वेंशनल क्या होता है, जो फ्यूल को प्रोड्यूस करता है, जो नॉन रिन्यूएबल होता है, बट ये नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, रिसोर्स जो रोज खत्म होता है रोज मिलता है। जैसे सोलर एनर्जी जो होता है दिन भर चार्ज होता है, रात में जल जाता है, फिर अगले दिन से चार्ज होना चालू हो जाता है। तो इट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। क्लियर? ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। अब बस यही दो पॉइंट है ज्यादातर। और क्या है, आप लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो नॉन पॉल्यूटिंग है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इट इज नॉन पॉल्यूटेड, नॉन पॉल्यूटेड है, नॉन पॉल्यूटेड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्लियर? हम ये लिख सकते हैं। तो अब चलो क्या है देखना है हमें, एनर्जी फ्रॉम द सी, जो टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी जो होती है सी में, उसे क्या है, ये मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ होती है। एग्जांपल हम लिख सकते हैं। और इट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, इट इज नॉन पॉल्यूटेड एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। चलो अगले टॉपिक पर क्या है, एनर्जी फ्रॉम द सी। तो यहाँ पर सी कॉन्वेंस, जो सी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द सी, तो पहला आता है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी हमारा आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टाइडल टाइड्स एंड लो लेवल टाइड्स, लोअर लेवल टाइड्स, लोअर लेवल टाइड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द हायर लेवल टाइड्स और लोअर लेवल टाइड्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहाँ पर क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है कि डैम्स, जो टाइडल एनर्जी होते हैं, जो यहाँ पर जो डैम्स होते हैं, आर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड नियर फ्लोइंग ऑफ सी, फ्लोइंग ऑफ सी, जहां से सी का पानी, समुद्र या फिर नदी का पानी जहां से निकलता है, उसी के पास से डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फ्लोइंग ऑफ सी, जो वहां पर कलेक्ट करके टर्बाइंस में जाकर तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, वहां पर उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? तो बस हो गया। चलो अब वेव एनर्जी पे चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट्स से लिख सकते हो। तो वेव, टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी। वेव एनर्जी बेसिकली क्या होता है, जब समुद्र के किनारे जब बहुत ही तेज से हवाएं चलने लगती हैं तो वहां पर वेव्स बनती हैं, और वेव्स जो है वो जल्द से, यानी जो लहर आती है एक इकट्ठा, तो वो डैम्स में बहुत ही तेजी से कलेक्ट होती हैं। कलेक्ट होने के बाद में डैम्स तो भर ही जाता है जल्दी से, तो वहां पर जो टाइडल यूज होता है वो वाटर, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। बस यही है वेव एनर्जी। when air blows wind blows wind blows much near the sea,
तो वेव फॉर्म्ड वेव बनता है वहां पर, वेव फॉर्म्ड, विंड ब्लोस थ्रू मच नियर द सी, वेव्स फॉर्म्ड होने के बाद इट गेट जनरेटेड द वेलोसिटी, या फिर जनरेटेड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग टू फ्लो मच, या फिर मूव मच, टू फ्लो मच, एंड डैम collected this wave energy, या फिर collected this water, collect the water, and after it used in making electricity. इन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में यूज आता है ये। क्लियर? वेव फॉर्म्ड इट गेट जनरेटेड द स्पीड टू फ्लो मच एंड डैम कलेक्ट द वाटर एंड आफ्टर इट यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब चलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी पर। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है? यह होता है कि द अपर लेयर ऑफ वाटर, the upper layer of water and the water inside the sea are cold. So the explosion कह सकते हैं, the explosion of किसका? the explosion of energy between warm and cold नहीं, cold. The upper layer of the water get warm and water inside the sea are cold, so the explosion of energy between warm and cold for making energy. एंड एनर्जी क्या है? उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ द वाटर गेट वार्म एंड वाटर इनसाइड द सी आर कोल्ड, सो द एक्सप्लोजन ऑफ द यहाँ टेम्परेचर होगा, एक्सप्लोजन ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द वार्म कोल्ड फॉर मेकिंग एनर्जी। एक्सप्लोजन यानी एक्सप्लॉइटेड कह सकते हैं, एक्सप्लॉइटेड ऑफ टेम्परेचर बिटवीन वार्म एंड कोल्ड। वार्म एंड कोल्ड क्या है? इट इज टेम्परेचर। एक्सप्लोजन ऑफ टेम्परेचर यानी एक्सप्लोजन ऑफ टेम्परेचर वार्म एंड कोल्ड, जो बिटवीन वार्म और कोल्ड में जो नीचे ऊपर के नीचे जो टेम्परेचर है, ऊपर अलग दूसरा नीचे अलग है, तो वहां से जो एक्सप्लोजन होता है वो एनर्जी को बनाने में काम आता है, उसे हम ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा, इससे नहीं समझे तो मेरी भाषा से समझ गए होंगे कि सनलाइट से जो ऊपर की लेयर होती है वो कभी कभी बहुत ही गर्म हो जाती है और नीचे का ठंडा रहता है, तो वहां पर जो दोनों के टेम्परेचर के बीच में एक्सप्लोजन होता है, वहां से एनर्जी मेंटेन होती है, एनर्जी बनती है, और जब बनती है तो उसे हम कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। होप यू गेट क्लियर दिस। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक जियो थर्मल एनर्जी पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज इट और नोट इट डाउन, या फिर आप नोट से लिख सकते हो। जियो थर्मल एनर्जी ये बहुत ही आसान टॉपिक हम कह सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी होता क्या है? डीपर रीजन्स ऑफ अर्थ
डीपर रीजन्स ऑफ अर्थ गेट वार्म्ड, ऐसे गर्म तो हो ही रहा है, गेट वार्म्ड एंड प्रोड्यूस हीट, प्रोड्यूस हीट अबव यानी जब नीचे है तो ऊपर की तरफ हीट प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूस हीट अबव द अर्थ, अबव टू द अर्थ, अर्थ पर हीट प्रोड्यूस होगा जिससे द लेयर्स ऑफ वाटर, या फिर द जैसे समुद्र हो गया तो द लेयर्स ऑफ वाटर हीटेड एंड टर्बाइंस जो होता है, एंड टर्बाइंस गेट रोटेटेड एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टीम होता है एंड स्टीम, जो स्टीम होता है हेल्प, अब उसके आगे से ये है, यहाँ पर ये स्टीम हेल्प्स टर्बाइंस गेट रोटेटेड एंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर यह है कि जो थर्मल जो एनर्जी होता है अर्थ के नीचे, वहां से जब गर्म होता है, टेम्परेचर तो गर्म हो ही रहा है, तो बहुत ही तेजी से गर्म होता है और वहां से जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो अर्थ पे जो लेयर्स होता है वाटर पे, वो टर्बाइंस यानी वो मूव होता, जो लेयर्स होता है वाटर का, वह ऊपर से स्टीम यानी स्टीम देता है ऊपर से, तो वहां पर जो टर्बाइन होता है मूव होने लगता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।